इसी के साथ ही इजराइल के हमले से लेबनान 24 घंटे से बुरी तरह दहल रहा है। इजरायली एयरफोर्स बैरूत से लेकर बेका वैली और बालबेक में जबरदस्त हमले कर रही है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर, कमांड सेंटर, हथियार गोदाम और सुरंगों को तबाह किया जा रहा है। 24 घंटे में इजराइल के हमले बहुत तेज हो गए हैं। लेबनान की धरती पर विनाश का नया दौर शुरू हुआ है, जब हिजबुल्लाह ने फिर से नेतन्याहू की हत्या करने की कोशिश की है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर एक बार फिर से हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह का यह हमला सफल भी हो गया है। एक महीने के अंदर यह तीसरी बार है जब हिजबुल्लाह ने ड्रोन से नेतन्याहू को दहला दिया। इसके बाद इजरायली सेना इतना भड़क गई कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत को समतल करना शुरू कर दिया। बेरूत के दाहिया में विनाश का नया दौर शुरू हो चुका है। नाबीशिया में हिजबुल्लाह पर जबरदस्त प्रहार। आईडीएफ ने इतने बम और मिसाइलों की बरसात की कि दक्षिणी लेबनान में जलजला आ गया। लेबनान की धरती पर विनाश का यह चक्रवात तब आया जब हिजबुल्लाह ने तीसरी बार नेतन्याहू के घर पर अटैक कर दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने नेतन्याहू के कैसारिया वाले घर को टारगेट किया। इस बार हिजबुल्लाह का ड्रोन घर के लॉन में जाकर गिरा। इसके बाद इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को सीज कर दिया। इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि हमले में नेतन्याहू के घर को कितना नुकसान हुआ। खबरों के मुताबिक जिस वक्त हमला हुआ, बेंजामिन और उनकी पत्नी बंकर में मौजूद थे, इसलिए वो बच गए। हिजबुल्लाह ने सिर्फ नेतन्याहू के घर को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि इजरायली सेना के कई बेस और शहरों को भी दहला दिया। उत्तरी और मध्य इजराइल में हिजबुल्लाह ने 150 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने इजराइल के इंटेलिजेंस बेस को टारगेट किया। हिजबुल्लाह ने हाइफा में इजराइल के नेवल बेस के पास कई धमाके किए। एकर में हिजबुल्लाह ने इजराइल के शरागा बेस पर हमले किए। किरियात बालिक में हिजबुल्लाह के सभी ड्रोन हमले कामयाब हो गए। इजराइल के नाहरिया में धमाकों के बाद 3 इमारतें बर्बाद हो गई। हिजबुल्लाह के हमले में गोलानी ब्रिगेड के प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट इवरी डिक्सन की मौत हो गई। हिजबुल्लाह के आक्रमण से इजराइल में बहुत बड़ा रक्तपात हो गया।
48 घंटे के अंदर आईडीएफ के 14 सैनिक मारे जा चुके हैं। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के हमले से उत्तरी इजराइल में 37 नागरिकों की जान चली गई। इजराइल में इतना बड़ा नरसंहार इसलिए हो रहा है क्योंकि इजरायली एयर डिफेंस हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहे हैं। केसारिया में नेतन्याहू के घर पर जो पहला हमला हुआ था, उसके बाद इजराइल ने इस घर की सुरक्षा के लिए 5 करोड़ रुपए का सुरक्षा सिस्टम लगाया था। इसके तहत 5 लेयर का सुरक्षा तंत्र तैयार किया गया था। पहली लेयर में आयरन डोम को तैनात किया गया था। दूसरी लेयर में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट है। तीसरी लेयर में इजराइल ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग को लगा रखा है। चौथी लेयर में इजराइल की ड्रोन गन आर्मी तैनात है। 5वीं और अंतिम लेयर में ड्रोन के काल ड्रोन किलर लेजर हैं। और इतना जबरदस्त सुरक्षा तंत्र होने के बावजूद हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के घर को हिट करने में कामयाब हो गया और इस तरह एक बार फिर से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा। सूत्रों के मुताबिक इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के इंजीनियर अलग अलग देशों से मिल रहे उपकरणों को जोड़कर हथियार बना रहे हैं। हिजबुल्लाह इन्हीं हथियारों से हमले कर रहा है जिसे इजरायली एयर डिफेंस पकड़ नहीं पा रहे। नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ, इजराइल में नरसंहार हुआ तो आईडीएफ ने लेबनान में ऑल राउंड अटैक शुरू कर दिया। लेबनान में इजराइल के हवाई हमले देर शाम शुरू हुए जो अब तक जारी है। 14 नवंबर को देर शाम इजरायली एयरफोर्स ने सबसे बड़ा हमला बेरूत के दाहिया में किया। दाहिया में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी कर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर और हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। दाहिया में आज भी विनाश का बड़ा चक्रवात आया। इजराइल ने आज यहां हिजबुल्लाह से जुड़े 30 टारगेट खत्म कर दिए। ये तस्वीर भी दाहिया की है। यहां इजराइल ने मिसाइल मारकर हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारत को ध्वस्त कर दिया। बेरूत के तायो नेह में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। बेरूत के बुर्ज अल में इजराइल ने दोपहर में आधे घंटे तक बमबारी की। आईडीएफ की बमबारी से बेरूत के बुर्ज अल में 1 दर्जन इमारतें समतल हो गई। इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत एयरपोर्ट के पास भी कई विस्फोट किए। इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्य नेवल बेस को भी टारगेट किया। इजराइल की एयर स्ट्राइक से बेरूत के साथ साथ पूरा दक्षिणी लेबनान दहल उठा। इजराइल ने 24 घंटे के अंदर लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े 120 टारगेट को खत्म कर दिया। बेका वैली में इजराइल ने 2 जगहों पर बमबारी कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म कर दिया। दक्षिणी लेबनान के शुकर इलाके में इजराइल ने 7 इमारतों को मलबे में बदल दिया। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी तहस नहस हो गया।
इजराइल के हमले में बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। इजराइल के हमले में 48 घंटे के अंदर 33 लोगों की जान चली गई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इजराइल लेबनान में अब तक 1 लाख घरों को ध्वस्त कर चुका है। इस जंग की वजह से लेबनान को 68,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विनाश का ये आंकड़ा और भी बड़ा और भी भयावह होने जा रहा है। नेतन्याहू के घर पर हमले से भड़की इजरायली सेना लेबनान का हाल गाजा जैसा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 9 भारतवर्ष। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ 20 जनवरी को लेंगे, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन ईरान अभी से शुरू कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी अपने सबसे करीबी एलॉन मस्क को सौंपी है। दरअसल ट्रंप ने ईरान से निपटने के लिए खास रणनीति बनाई है, जिसमें मस्क से लेकर बेंजामिन नेतन्याहू तक शामिल है। और इसके जरिए ट्रंप न सिर्फ अरब से ईरान का प्रभुत्व खत्म करने की तैयारी में है, बल्कि खामेनेई का तख्ता पलट भी कर सकते हैं। कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। सीरिया से लेबनान तक इजराइल की बमबारी जारी है। IDF के फाइटर जेट दोनों देशों की राजधानी पर भीषण बमबारी कर रहे हैं। बीते 24 घंटे से इजराइल सीरिया से लेकर लेबनान तक को दहला रहा है। इमारतों पर बारूदी बारिश कर रहा है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार सीरिया और लेबनान के दौरे पर हैं। दरअसल इस वक्त खामेनेई के प्रमुख सलाहकार अली लारिजानी सीरिया में है, जहां उन्होंने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की। इसके बाद वो लेबनान पहुंचने वाले हैं, जहां वो लेबनान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। लेकिन इस बीच IDF ने दमिश्क और बेरूत को दहलाना शुरू कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के इस डबल एक्शन की वजह डोनाल्ड ट्रंप को माना जा रहा है। दावा है कि ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने से 2 महीने पहले ही ऑपरेशन ईरान एक्टिव कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान को झुकाने के लिए 5 अलग अलग प्लान पर काम कर रही है, ताकि अरब से ईरान के प्रभाव को खत्म किया जा सके। ट्रंप के 5 अलग अलग प्लान हैं। नंबर 1, अपनी शर्तों के जरिए ईरान को झुकाना। नंबर 2, ईरान में बगावत भड़काना। नंबर 3, ईरान में सत्ता परिवर्तन कर कठपुतली सरकार बनाना। नंबर 4, ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह करना। नंबर 5, ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना।
डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिलहाल ईरान पर हमला करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि गाजा युद्ध की वजह से अरब में अमेरिका के खिलाफ काफी गुस्सा है। इसीलिए माना जा रहा है कि ट्रंप फिलहाल सीधी जंग के उपायों से बचने पर काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की जगह ईरान को अपनी कड़ी शर्तों के जरिए झुकाने के रोड मैप पर काम करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने इस काम का जिम्मा अपने विश्वसनीय और सबसे करीबी एलन मस्क को सौंपा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्क ने यूएन में ईरानी राजदूत आमिर सईद से मीटिंग की है। ईरानी राजदूत और मस्क की सीक्रेट मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई। दोनों ने करीब 1 घंटे तक बातचीत की। दोनों के बीच ईरान और यूएस के बीच तनाव कम करने पर चर्चा हुई। राजदूत ने ईरान पर लगे प्रतिबंध खत्म करने के लिए कहा। दावा है कि मीटिंग के दौरान मस्क ने साफ कर दिया कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा। ट्रंप की शर्तें नहीं मानने पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े किए जाएंगे। दरअसल ट्रंप सलाहकारों का मानना है कि ईरान की स्थिति उनके पिछले कार्यकाल से काफी बदल चुकी है। जिसकी एक वजह उसके प्रॉक्सी संगठन है, जिनका ईरान खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में ट्रंप की कोशिश ईरानी प्रॉक्सी को भी जल्द से जल्द खत्म करने की है। माना जा रहा है कि यह संदेश बेंजामिन नेतन्याहू तक भी पहुंच चुका है और उन्होंने ईरान के टॉप प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के संपूर्ण सर्वनाश का मिशन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आईडीएफ ने सीरिया पर भीषण बमबारी की है। उसके टारगेट पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और सीरिया से लेबनान आने वाला नया हथियार रूट। दरअसल इजराइल हर हाल में हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई को रोकना चाहता है। पहले हिजबुल्लाह की सप्लाई का प्रमुख रूट मसना क्रॉसिंग से होकर गुजरता था। कुछ महीने पहले इजराइल ने बमबारी करके इस रूट को तबाह कर दिया था, जिसके बाद इजराइल ने दमिश्क से अपने हथियार होम से शिफ्ट करने शुरू कर दिए और ट्रकों में भरकर दमिश्क से हथियार यहां लाए जा रहे हैं। दरअसल मसना क्रॉसिंग के तबाह होने के बाद हिजबुल्लाह ने हथियारों का एक नया रूट ढूंढ निकाला है। ये रूट होम्स शहर के पास से गुजरता है और इसीलिए हथियार यहां लाए जा रहे हैं। होम से अबूदीब बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए हथियार लेबनान पहुंचाए जाने की खबर है। ऐसे में इजराइल दमिश्क के पास बमबारी करके हथियार डिपो को तबाह कर रहा है, ताकि ये हथियार होम्स तक पहुंच ही ना पाए। इधर ईरान ट्रंप के प्लान से वाकिफ है। ऐसे में खामनेई ने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार अली लारीजानी को सीरिया और लेबनान के दौरे पर भेज दिया है। पंद्रह नवंबर को खामनेई के प्रमुख सलाहकार ने राष्ट्रपति असद से दमिश्क में मुलाकात की। दावा है कि इसी मुलाकात के दौरान आईडीएफ ने दमिश्क में बमबारी की। इस दौरान पास में मौजूद 2 इमारतों पर भी बम बरसाए गए। इजराइल ने दमिश्क के मीज़े और कुछ साया क्षेत्र में बमबारी की। ये बमबारी पीआईजे और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर की गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, वहीं 16 लोग घायल हैं। This is
दरअसल अमेरिका को डर है कि प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर अमेरिका के दुश्मन जैसे रूस और चीन उसे अरब में कमजोर कर सकते हैं। इसलिए वो सबसे पहले ईरानी प्रॉक्सी को ठिकाने लगाना चाहता है, जिसका जिम्मा उन्होंने नेतन्याहू को सौंपा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जनवरी में इजराइल ट्रंप को कुछ उपहार देगा। ये उपहार लेबनान को लेकर हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट का आधार एक इजरायली अधिकारी को बताया गया है। माना जा रहा है कि इजराइल ने हिज्ब को जनवरी तक खत्म करने का टारगेट दिया है। साफ है, ट्रंप ने भले अमेरिका की कमान नहीं संभाली है, लेकिन अपने टारगेट नंबर 1 ईरान के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लेकिन दुनिया को डर है कि अगर ईरान नहीं झुका तो अरब में आर पार की जंग होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सीरिया में इजरायल की बमबारी हुई है और सीरिया के दमिश्क में हवाई हमले हुए हैं। आईडीएफ के हमले में 2 इमारतें तबाह होने की जानकारी सामने आई है। अमेरिका में चुनाव नतीजों के साथ ही दुनिया में बहुत कुछ बदलने लगा है। ट्रंप सत्ता संभालने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने को प्राथमिकता देने वाले हैं। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन में हमले की रफ्तार को तेज कर दिया है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जे की है ताकि यूक्रेन बेहद कमजोर स्थिति में हो और सीज फायर रूस की शर्तों पर हो सके। दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप की टेबल तक पुतिन के युद्ध विराम के फॉर्मूले को सीक्रेट तरीके से पहुंचा दिया गया है और सीज फायर के लिए पुतिन के ब्लूप्रिंट और प्लान को समझने के लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। यूक्रेन ने जिस देश के बारूद से रूस को दहलाया, अब वही देश इस युद्ध को रुकवाने जा रहा है। जिस अमेरिका ने दिल खोलकर यूक्रेन की मदद की, अब उसी देश का अगला राष्ट्रपति इस युद्ध को रुकवाने की प्रतिज्ञा ले चुका है। अब ना तो पोलैंड में अमेरिकी कार्गो विमानों की लैंडिंग होगी, ना ही यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल और बारूद की सप्लाई। यूक्रेन में हो रहे इन धमाकों के थमने का दिन करीब आता जा रहा है। अमेरिका में ट्रंप अपनी टीम के साथ रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं रूस यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर जीत की बेताबी में है। यूक्रेन पर रूस के हमले बेहद तेज हो चुके हैं। रूस यूक्रेन के कई हिस्सों में जीत हासिल कर चुका है। पूर्व और दक्षिण के इलाकों में रूस कब्जे का इलाका बढ़ा रहा है। काला सागर में भी रूस अब बेखौफ होकर अपना दबदबा बढ़ा रहा है। काला सागर में रूस ने कई युद्धपोत को उतारा है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना अब अपने अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रही है। लेकिन दावा है कि ट्रंप की जीत से यूक्रेन में बेहद मायूसी है। यूक्रेनी सैनिकों का हौसला पहले से कम हुआ है। हथियार सप्लाई की रफ्तार भी धीमी हो गई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और मंत्री भी बेहद मायूस हैं।
रूस अधिक से अधिक इलाकों पर जीत हासिल करके अपनी शर्तों पर युद्ध विराम कराने की कोशिश में है। तो वहीं यूक्रेनी सेना के पास कुछ महीनों की मोहलत है। इस दौरान यूक्रेन को बेहद मजबूत स्थिति हासिल करनी होगी ताकि ट्रंप बराबरी पर फैसला ले सके। यही वजह है कि अब नवंबर से लेकर जनवरी तक के युद्ध को रूस यूक्रेन जंग का फाइनल राउंड माना जा रहा है। यूक्रेन की सेना संख्या में कम है, लेकिन ज़ेलेंस्की के जवानों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वी यूक्रेन के कुराखोव में रूसी काफिले पर हमला हुआ। रूस के 47 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। रूस के 2 टैंक और कई वाहनों को भी नष्ट कर दिया गया। हैरानी की बात है कि इस हमले के लिए यूक्रेन की सेना ने सिर्फ लेपर्ड टैंक का इस्तेमाल किया। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। डोनेस्क में यूक्रेनी सैनिकों को पूरी ताकत लगानी पड़ी है। रूस फिलहाल यूक्रेन में 3 तरफ से हमले कर रहा है क्योंकि पुतिन ट्रंप के लिए अपना सीज फायर प्लान फाइनल कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने सीक्रेट तरीके से युद्ध विराम का प्लान ट्रंप तक पहुंचाया। पुतिन के प्लान में उनकी सीज फायर की शर्तों का ब्यौरा है। यूक्रेन के भविष्य को लेकर अमेरिका से कई मांगे की गई हैं। TV9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की मांग ऐसी है कि यूक्रेन की सभी तरह की ताकत खत्म हो जाएगी। यूक्रेन एक बेहद छोटे से इलाके में सिमट कर रह जाएगा, जहां की सरकार पुतिन के हाथों की कठपुतली होगी। पुतिन के प्लान के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में रूस का प्रशासक होगा और उसे स्वायत्तता दी जाएगी। ये वही डोनबास का इलाका है जहां लुहांस्क, डोनेस्क है और इस इलाके पर कब्जा करना पुतिन का बहुत पुराना मिशन है। दक्षिणी यूक्रेन में भी रूस एक बड़े इलाके को अपना अधिकार मानता है ताकि यूक्रेन काला सागर से दूर हो जाए, क्रीमिया की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और काला सागर के जरिए यूक्रेन के व्यापार पर रूस का नियंत्रण रहे। रूस यहां से ओडेसा, मेलिटोपोल और खेर्सन में लगातार इसलिए हमले कर रहा है। पश्चिम में भी रूस बफर जोन बनाना चाहता है। ये वो इलाका है जहां पोलैंड और स्लोवाकिया, रोमानिया जैसे देशों की सीमा है। रूस नहीं चाहता है कि इन देशों से यूक्रेन को कोई मदद मिल सके। नेटो की सेना इस सीमा से यूक्रेन में घुस सके। अगर पुतिन की शर्तें मानी गई तो तस्वीर कुछ ऐसी होगी। यूक्रेन के 3 तरफ रूस की सेना तैनात रहेगी। यूक्रेन एक छोटे से इलाके में सिमट जाएगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी नेटो में शामिल न हो, इसके लिए कानून बने। यूक्रेन में न सेना हो और न ही हथियार रहे। यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस के हवाले की जाए। पुतिन को अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सरकार भी मंजूर नहीं है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन में चुनाव हो। ट्रंप रूस की सभी शर्तें मान लेंगे ये मुश्किल लगता है, क्योंकि युद्ध में कई नाटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। नाटो देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में ही यूक्रेन की मदद की है। ट्रंप भी नहीं चाहते हैं कि दुनिया में रूस के आगे अमेरिका के झुकने का संदेश जाए, दुनिया में यूक्रेन से धोखा करने का संदेश फैले। पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर पर रूसी सेना तैनात है। यही वजह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को पूरी ताकत से लड़ने का संदेश दिया है, ताकि युद्ध में रूस मजबूती हासिल ना कर सके। समझौते में कुर्स्क की जंग की भी अहम भूमिका होगी, क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का कब्जा है। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज ने रूसी सेना को फिर घेर लिया है। रूसी सेना को ऊंचाई वाले इलाकों से खदेड़ दिया गया है। जंगल और पहाड़ों पर रूसी टुकड़ी की घेराबंदी की गई है।
कुर्स्क नदी को पार करने के दौरान भी रूसी सेना की एक टुकड़ी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क से यूक्रेनी फौज को हटाने के लिए पुतिन ने 50,000 सैनिकों को लगाया है। रूस के एयर डिफेंस ने एक ही रात में यूक्रेन के 51 ड्रोन को गिराया है। रूस के बेल्गोरोद में कई धमाकों से नुकसान हुआ है। क्रीमिया में भी यूक्रेन के हमले से कई धमाके हुए हैं। रूस की सेना ओडेसा, ज़ेपोरिज़िया जैसे इलाकों में कब्जे की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की फौज किसी कीमत पर कुर्स्क छोड़ने को तैयार नहीं है। दोनों सेनाएं निर्णायक दौर के इस जंग में एक दूसरे को मात देने की कोशिश में हैं। अब रूस और यूक्रेन की सेना के लिए हर नया दिन बेहद अहम हो चुका है, क्योंकि ट्रंप ने सत्ता संभालने के 24 घंटे के भीतर ही युद्ध रुकवाने का भरोसा दिया है। इसलिए अब समझौते से पहले दोनों देश एक मजबूत स्थिति हासिल करने की जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी यूक्रेन के लिए संकट के तौर पर देखी जा रही है। यूक्रेन और यूरोप के देशों में आशंका है कि ट्रंप यूक्रेन समेत नेटो के लिए भी सामरिक समर्थन घटा सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन और उसके समर्थक यूरोपीय देशों ने रूस से बचने का प्लान बी तैयार करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नए एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है। ज़ेलेंस्की की कोशिश ट्रंप को मनाने के साथ साथ सरेंडर से बचने की है और इसके साथ ही यूरोप के कई देशों ने रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। देखिए यूरोप में क्या सैन्य गतिविधियां हो रही हैं और रूस इनके खिलाफ क्या तैयारी कर रहा है। जनवरी से शुरू होने वाले डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को क्रेमलिन उम्मीदों से देख रहा है, तो पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और उसके कई समर्थक देश आशंकाओं से घिरे हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम चाहते हैं और इसके लिए यूक्रेन पर अपनी संप्रभुता से समझौता करने का दबाव भी बनाया जा सकता है। ट्रंप के इस कदम से रूस का साम्राज्य भी बढ़ेगा और रूसी सेना का मनोबल भी। यूरोप के देश नहीं चाहते हैं कि रूस ये मानकर चले कि भविष्य में युद्ध छेड़ने के बाद भी समझौता उसकी शर्तों पर हो जाए। इसके साथ ही यूक्रेन भी ये चाहता है कि रूस के कब्जे में जा चुके उसके इलाके उसे वापस मिले और इसी शर्त पर वो युद्ध विराम के लिए तैयार हो सकता है। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नए एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध के समाधान और यूक्रेन के भविष्य के लिए वो नए प्लान को जल्द ही सार्वजनिक करने वाले हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस प्लान के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नए एक्शन प्लान के 10 पॉइंट अगले हफ्ते जनता के सामने रखे जाएंगे। इस प्लान में यूक्रेन की सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। इसके साथ ही ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र पर फोकस किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका लक्ष्य यूक्रेन में हथियार उत्पादन शुरू करना है ताकि सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बना जा सके। यूरोप के देश ज़ेलेंस्की के समर्थन में हैं और चाहते हैं कि यूक्रेन को हथियारों के साथ तकनीक ट्रांसफर भी की जाए और यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण शुरू हो सके।
यही एक मुद्दा है जिससे रूस भड़का हुआ है और माना जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन को हथियारों की तकनीक ट्रांसफर पर सहमत नहीं होंगे, बल्कि वो हथियारों की आपूर्ति भी तभी जारी रखेंगे जब यूक्रेन ट्रंप की युद्ध विराम योजना से सहमत हो। ज़ेलेंस्की भी इस बात से वाकिफ हैं और इसीलिए बाइडेन प्रशासन से रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की बातचीत तेज कर दी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री की अमेरिकी विदेश मंत्री से ब्रसेल्स के दौरे पर इस मामले में सकारात्मक बातचीत हुई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा की ब्रसेल्स में ब्लिंकन से मुलाकात हुई। ब्लिंकन ने यूक्रेन को भरोसा दिया है कि वो निश्चित समय पर यूक्रेन को मदद जारी रखेंगे। इस साल के अंत तक हथियार आपूर्ति के सभी लक्ष्य पूरे कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों का भरोसा भी दिया है। अगर पश्चिमी देशों से यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिलती है तो इससे जंग भड़कना तय है। रूस के साथ जंग छेड़ने के लिए यूरोप के देश इस मुद्दे पर सहमति जताने लगे हैं और यूक्रेन की मदद के लिए एकजुट होने लगे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज स्कैल्प मिसाइल देने का वादा किया है। इसके साथ ही फ्रांस में यूक्रेन के 4500 जवानों का सैन्य प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। जवानों की इस ब्रिगेड को एने ऑफ कीव नाम दिया गया है। इन जवानों को इन्फेंट्री, आर्टिलरी और मिलिट्री इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी गई है। अगले हफ्ते से ये ब्रिगेड फ्रंट लाइन पर उतारी जाएगी। अमेरिका की बाइडेन सरकार और यूरोप के देश रूस के साथ यूक्रेन की जंग जारी रखना चाहते हैं ताकि भविष्य के सबसे बड़े खतरे को कमजोर किया जा सके। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को मदद जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को परमाणु शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका के लिए रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की तरफ से खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन फोर्स बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ साथ परमाणु हथियारों को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। आने वाली ट्रंप सरकार को इस मिशन को और तेज करना चाहिए। बाइडेन के इस रुख से माना जा रहा है कि जनवरी में ट्रंप की वापसी से पहले पहले यूरोप और अमेरिका मिलकर रूस के खिलाफ बड़ा परमाणु एक्शन कर सकते हैं। 14 नवंबर को ही सुपर प्राइम टाइम में TV9 भारतवर्ष ने बताया था कि कीव में प्लूटोनियम से टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर लिया है और सरेंडर की नौबत आने से पहले ही इसका रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका के इस रुख से भड़के रूस ने यूरोप में सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। रूस का एक जासूसी युद्धपोत आयरिश सागर में आइल ऑफ मैन के आसपास गश्त लगा रहा है। ब्रिटिश नेवी के P-8 पोसाइडन विमान इस पर नजर रखे हुए हैं। रूसी पोत सागर तल पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर सहित यूनाइटेड किंगडम के नेवल ठिकानों की जासूसी कर रहा है। इसके साथ साथ रूस ने कैस्पियन सागर में ड्रिल शुरू कर दी है। रूस के मैरीटाइम बोर्ड चेयरमैन निकोलाई पात्रुशेव ने कहा है कि कैस्पियन सागर रूस के लिए सामरिक तौर पर अहम है। इस सागर में नाटो सेनाओं का प्रवेश रूस नहीं होने देगा। सितंबर के महीने में भी रूस ने यहां ओशन 2024 ड्रिल की थी। रूस ने करीब करीब अपने सभी परमाणु हथियारों को अपग्रेड कर दिया है। यूक्रेन के हमलों से परिस्थितियां बिगड़ी तो पुतिन परमाणु युद्ध का ऐलान भी कर सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जनवरी से पहले ही पुतिन यूक्रेन में बड़ी जीत की कोशिश में है। यूक्रेन पर हर दिन 90 से 100 ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। कोशिश है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन रूस को ड्रोन सप्लाई करने वाला ईरान खुद युद्ध की तैयारी में है। दावा यह किया जा रहा है कि ड्रोन की कमी अब पुतिन के दूसरे मददगार किम जोंग पूरा करेंगे। किम ने नॉर्थ कोरिया में अपने आत्मघाती ड्रोन का टेस्ट किया है और बड़े पैमाने पर इसके प्रोडक्शन का आदेश दिया है। बड़ी मिसाइलें नहीं बल्कि छोटे से ड्रोन को देखकर ताली बजा रहा था किम जोंग। नॉर्थ कोरिया में अचानक किम जोंग ने अपने आत्मघाती ड्रोन की ताकत को परखा है। नॉर्थ कोरिया से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। किम अपने ड्रोन की शक्ति को देखने खुद एक वीरान इलाके में पहुंचा था। एक्सपर्ट्स का दावा है कि नॉर्थ कोरिया में हो रहे इस टेस्ट का सीधा कनेक्शन रूस यूक्रेन की जंग से है। रूस यूक्रेन जंग में शुरुआत से ही ड्रोन की एंट्री हो गई थी। पुतिन के कीव मिशन को ड्रोन की ताकत ने ही नाकाम किया था और उसके बाद ईरान से कामिकाजी ड्रोन की कई खेप मॉस्को भेजी गई। लेकिन अब पुतिन की डिमांड को पूरा करने में एक और देश शामिल हो गया है। यह है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग ने अपने नए कामिकाजी ड्रोन का कई तरह से टेस्ट किया। किम ने ड्रोन का प्रोडक्शन तेज करने का आदेश दिया है। किम जोंग अगले चंद दिनों में कई ड्रोन बनाने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किम जोंग रूस के लिए ड्रोन बनवा रहा है। घातक मिसाइलों को पसंद करने वाला किम जोंग का ध्यान अचानक कामिकाजी ड्रोन की तरफ क्यों गया, इसको लेकर कई दावे हैं। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि सेना को आधुनिक बनाने के लिए ड्रोन बेहद जरूरी है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतिन ने किम जोंग को ड्रोन प्रोडक्शन करने के लिए कहा है। ट्रंप की जीत के बाद रूस को आत्मघाती ड्रोन की भारी जरूरत है। यूक्रेन पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले की प्लानिंग की गई है। विशेषज्ञों के इस दावे में दम भी है, क्योंकि अमेरिका में चुनाव खत्म होने के साथ ही यूक्रेन में लगातार आत्मघाती ड्रोन से हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से ड्रोन हमले में 44% की तेजी आई है। 7 दिनों में यूक्रेन पर 641 ड्रोन से हमला किया गया है। एक दिन में 91 से अधिक ड्रोन से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। रूस का मकसद यूक्रेन के एयर डिफेंस को पूरी तरह से खत्म करना है। ईरान इन दिनों खुद इजराइल से युद्ध करने की तैयारी में है। इसीलिए रूस को ईरान से ड्रोन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। दावा है कि अब पुतिन ने अपने दूसरे मददगार यानी किम जोंग से ड्रोन की डिमांड की है। 1 अक्टूबर से नवंबर तक यूक्रेन में 2286 ड्रोन हमले हुए, यानी अक्टूबर में यूक्रेन पर हर दिन 64 ड्रोन हमले हो रहे थे। लेकिन ट्रंप की जीत के बाद से हर दिन 100 ड्रोन हमले होने लगे हैं। 10 नवंबर को यूक्रेन पर 145 ड्रोन से हमले किए गए। रूस से डिमांड आते ही किम जोंग ने सबसे पहले कामिकाजी ड्रोन का टेस्ट किया। ड्रोन से गाड़ी और टैंक पर हमले करके परखा गया। इसके बाद ही किम जोंग ने बड़े लेवल पर ड्रोन प्रोडक्शन का आदेश दिया है। अपने सैनिकों को भेजकर किम जोंग ने साबित कर दिया है कि वो रूस की हर मदद को तैयार है। किम जोंग ने रूस को मिसाइलों की सप्लाई भी की थी, लेकिन एक साथ कई ड्रोन लॉन्च करके यूक्रेन के एयर डिफेंस को नाकाम बनाने की रणनीति है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अंतरिक्ष से बहुत बुरी खबर आ रही है। भारतीय मूल की नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स की सेहत बिगड़ रही है। ये चिंता की बात है। सवाल यही है कि अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा क्या करेगी। पूरी दुनिया अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रही है। लोग इसकी दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सुनीता विलियम्स को लेकर अंतरिक्ष से बुरी खबर आई है। सुनीता विलियम्स लगातार कमजोर होती जा रही हैं। सिर्फ सुनीता ही नहीं, बल्कि उनके साथी अंतरिक्ष वैज्ञानिक बुच विल्मोर की सेहत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। अंतरिक्ष से आई तस्वीर सुनीता विलियम्स की सेहत की कहानी बयां कर रही है। इस तस्वीर में सुनीता विलियम्स बहुत पतली और कमजोर नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 160 दिनों से स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स की सेहत लगातार बिगड़ रही है। उनका वजन कम होता जा रहा है। अब दो तस्वीरों से समझिए कि सुनीता विलियम्स की तबीयत कैसे बिगड़ती जा रही है। सुनीता जब स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई थी तब उनकी सेहत ऐसी थी, वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। लेकिन अब जो तस्वीर आई है वो बता रही है कि उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। माइक टायसन दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे ताकतवर और सबसे निर्दयी कही जाने वाले हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन एक बार फिर रिंग में उतरने वाले हैं। 58 साल की उम्र वाले टायसन का मुकाबला एक 27 साल के बॉक्सर से होने वाला है और इस महा मुकाबले का दुनिया इंतजार कर रही है। देखिए टायसन के इस सनसनीखेज मुकाबले को कहां और कब देखना है। बॉक्सिंग के चैंपियन माइक टायसन और यूट्यूबर से बॉक्सर बने जेक पॉल के महामुकाबले का ऐलान हो चुका है। माइक टायसन और जेक पॉल 14 नवंबर को वेइंग ग्राउंड यानी वजन तुलवाने के लिए आमने सामने आए और माइक टायसन ने अपने आक्रामक अंदाज में जेक पॉल को तमाचा जड़ दिया। माइक टायसन की उम्र 58 साल है और जेक पॉल 27 साल के हैं। माइक टायसन का वजन 103 किलोग्राम और 600 ग्राम है। जेक पॉल का वजन 103 किलोग्राम है। दोनों का मुकाबला अमेरिका के टेक्सास में होगा। भारतीय समय के मुताबिक 16 नवंबर को सुबह 6:30 बजे दोनों रिंग में उतरेंगे। इनके बॉक्सिंग बाउट को नेटफ्लिक्स पर लाइव दिखाया जाएगा। दोनों के बीच 2-2 मिनट के 8 राउंड होंगे। फाइट के लिए टायसन को करीब 170 करोड़ रुपए फीस दी जा रही है। टायसन का थप्पड़ खाने के बाद जेक पॉल ने जनता की तरफ इशारा किया कि उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन टायसन को जानने वाले कह रहे हैं कि जेक पॉल ने मुसीबत मोल ले ली है। माइक टायसन रिंग में अपनी ताकत और आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। – 28 जून 1997 को हुआ उनका एक मुकाबला हमेशा याद किया जाता है। माइक टायसन का मुकाबला इवांडर होलीफील्ड से था। इस बाउट में टायसन ने बॉक्सिंग के दौरान होलीफील्ड के कान चबा दिए थे। इस हरकत के लिए माइक टायसन को कुछ पॉइंट गंवाने पड़े थे, लेकिन बॉक्सिंग की दुनिया में उनकी दहशत कायम रही। जून 1966 में जन्मे माइक टायसन ने 1985 में 19 साल की उम्र में बॉक्सिंग करियर की शुरुआत की और अपनी ताकत से हेवीवेट चैंपियंस को कई बार नॉकआउट किया।